कहानी का शीर्षक सार्थकता। हंसते खेलते आनंद के जीवन में अंधेरे के अतिरिक्त कुछ न बचा। उससे तो वह बालक भी अच्छा है जो खिलौना टूटने पर रोकर या पृथ्वी माँ की गोद में लेटकर अपनी भड़ास निकाल लेता है। आनंद एक बच्चे का बाप, सुंदर, कर्मशील, सुशील पत्नी का पति, अपनी गलतियों पर पछताते हुए ट्रेन की पटरी पर चला जा रहा है। इस 40 वर्षीय आदमी को कौन समझाए कि जो हो गया वो पलट नहीं सकता। विशेष तौर पर जीवन के जो पल निकल गए वह कभी नहीं लौटते। कैसे अपनी सेहत संभाले जिसे डुबो आया। वह सोच रहा था अब मृत्यु के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा है। जिस जीवन की संभाल उसने स्वयं ही नहीं की, उसे आज और अभी स्वयं ही समाप्त करना होगा। जीवन का प्रत्येक ज्वार भाटा उसका अपना बनाया हुआ है। जीवन मृत्यु की पहेलियों में उलझा हुआ पटरी पर ट्रेन के नीचे आकर आखिरी सांस शीघ्रातिशीघ्र ले ले तभी ठीक है। तभी उसने एक गहरी सांस ली। कुछ दूर पर ट्रेन का काला इंजन काले भैंसे पर सवार यमदूत की भांति चमक ही उठा। उसके मन का संघर्ष अभी भी बना हुआ है। अचानक आंख की भीगी कोर से मैदान में पटरी के किनारे खेलते बच्चे दिखाई दिए। संघर्षरत मन भी 8-10 खेलते बालकों को देखकर कुछ क्षणों के लिए इंजन को भूल सा गया। बच्चे अंधाधुंध एक दूसरे पर गेंद फेंक फेंक कर खेल रहे हैं। इस खेल में बुरी तरह उलझे बच्चों को न तो पत्थरों पर गिरना रोक रहा है, न ही नालियों कीचड़ों में फिसलना। भागते भागते एक बालक का पाँव कीचड़ में फंस गया। कोई अन्य बालक उसे निकालने नहीं आया, वरन गेंद छीन कर भाग गया। फिर उस बालक ने गेंद बहुत तेजी से मारी और गेंद पटरी की तरफ निकल गई। दूसरा बालक उसे पकड़ने चारों तरफ से ध्यान हटाकर बड़ी तेजी से गेंद की तरफ भागा। ट्रेन की कम दूरी, बालक की अंधाधुंध दौड़ मौत का द्वार था। आनंद सब भूल गया। पहले उसने सोचा कि बच्चे को आवाज देकर रोके, परंतु उसे उस बच्चे में अपने बच्चे की मासूमियत इतनी अधिक लगी कि कूदकर पटरी के बाहर आकर पटरी के नीचे पड़े स्लीपर्स तक आए बच्चे को बचाने के लिए उसे लेकर नीचे मैदान पर लुढ़कता गया। उसने बाहों में कसे हुए बच्चे को इतने अच्छे ढंग से बचाया कि वह शांत था। बच्चा स्वस्थ था, पर आनंद की कोहनियों वगैरह में चोट आ गई थी। लेकिन उस दर्द से अविचलित वह बच्चे की जान बचाने के आनंद से झूम रहा था। 2 मिनट तक दोनों अपनी फूली हुई सांस जोड़ते रहे। बाकी के सहमे हुए बच्चे भी आगे आ गए। उनमें से करीब 14 वर्षीय लड़के ने आनंद से पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। आनंद नहीं कहकर बैठ गया, वह सामान्य महसूस करने लगा। तभी बड़े लड़के ने आनंद से सवाल पूछा, आप ऐसे क्यों जा रहे थे? कुछ दिन पहले भी एक लड़की ऐसे ही जा रही थी। वह ट्रेन के नीचे आकर मर गई थी। आपको भी कुछ हो जाता तो? अंकल, आपको किनारे किनारे चलना था। तभी दूसरा लड़का बोल उठा, अंकल आओ हमारे साथ खेलो। हाँ हाँ खेलो ना, कहकर सब बच्चों ने उसे घेर लिया और मैदान में चारों ओर भाग दौड़ करने लगे। यह क्या? आनंद सिर्फ 1 घंटे के खेलकूद में सारे तनाव से बाहर निकल आया। बैठकर अपनी बेवकूफी पर पछताने लगा कि जीवन की सार्थकता क्यों भुला बैठा। यह बच्चे भी तो हैं। कितने मस्त, कितने गरीब, हर तरह से अनजान, प्यार भरे, चीथड़ों में मुस्कुराते हुए, कीचड़ में कमल की तरह। नहीं नहीं, आनंद कायर नहीं, और वह अपने पुराने दिन याद करने लगा। कैसे थे वह दिन जब वह एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का इकलौता बेटा, बेहद खूबसूरत व स्मार्ट, अपनी लाल स्पोर्ट्स कार में चमकते रंग बिरंगे कपड़ों में कॉलेज जाया करता था। इन बच्चों की भांति उसके दोस्त भी उसे घेर कर खड़े हो जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उसके कॉलेज पहुंचते ही सबने 16 सितंबर अर्थात जन्मदिन की दावत मांगी। इम्तिहान भी बहुत दूर थे, पूरी छुट्टी का मूड था। कैंटीन पहुंचकर सबने खाने के जौहर दिखाने प्रारंभ किए।
इसी छुट्टी के मूड में एक अकेली लड़की कैंटीन में आती दिखी। वह थी भी आकर्षक व कुछ अपने में खोई हुई। अकेले आने का अर्थ यही था कि नई है। शैतानी के मूड में ही एक लड़के ने कहा, आनंद इस लड़की से दोस्ती करके दिखाए तो सब उसे मिलकर दावत देंगे। वैसे तो आनंद इतनी परवाह न करता, लेकिन आज वह भी खुश था। बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर बड़े शिष्ट अंदाज में वहां पहुंचा। आप नई छात्रा हैं क्या? मुझे जानती न होंगी, मैं आनंद हूं। आज मेरी बर्थडे है, अगर आप भी हमारे साथ खाए तो प्रसन्नता होगी। फिर मनगढ़ंत ठोकते हुए कहा, आज कैंटीन में सभी उसकी दावत पर आमंत्रित हैं। आनंद रईस लगता ही था वह भरोसा कर गई। आनंद की टेबल पर कुछ लड़कियां भी बैठी थीं। वह भी अकेलेपन से बोरियत झेल नहीं पा रही थी। आनंद को भी चेहरे पर मासूमियत लाकर बात बनाते देर नहीं लगती थी। करीब करीब झुकते हुए उसने उस छात्रा को उसकी कुर्सी स्वयं खिसकाकर इधर लाकर बैठाया। थोड़ी देर में बातों बातों में सभी छात्र छात्राएं उसके बारे में काफी कुछ जान गए व उससे हिलमिल गए। इतनी सी दोस्ती दिखाकर तो शायद दावत न मिलती। अतएव आनंद ने चलने के समय उससे झूठ बोला कि वह भी उसके घर की तरफ जा रहा है, उसे छोड़ देगा। भौचक्की सी भी एक ही वह छात्रा, अधिकतर अपने में रहने वाली, दुनिया की चालाकियों से दूर गाड़ी में बैठ ही गई। स्त्री आनंद के लिए एक खेल ही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन आनंद की भी एक ही पढ़ाई बहुत ही बुरे नंबरों के साथ समाप्त हो गई। स्वाभाविक था कि आनंद के पिता में आगे पढ़ाने की इच्छा समाप्त हो गई। रिजल्ट आते ही उसके पिताजी उसे फैक्ट्री ले गए। आनंद की बिना जानकारी के ही उसका नया ऑफिस पिता के कार्यालय के ठीक सामने बन चुका था। 2 महीने ही बीते थे कि एक दिन पता चला कि उनकी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई थी। पूरी लेबर शामिल थी। फैक्ट्री के अंदर कोई जा भी नहीं सकता था व मशीनें चालू करके छोड़ दी गई थीं। साफ था कि कुछ घंटों में ही हड़ताल न टूटी तो जाने कितनी मशीनें फूंक जाएंगी, लाखों का कच्चा माल भी साथ में ले जाएंगी। आनंद व उसके पिता फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर गाड़ियां लिए खड़े थे। सामने से प्रेस रिपोर्टर्स भी आने लगे। पहले तो एक दो करके आए, उसके बाद 4 इकट्ठे आकर फोटो खींचने लगे। उसका और उसके पिता का फोटो। पता नहीं क्या क्या लिखकर छापेंगे, यह सोचकर खून खौल उठा और वह उन्हें मारने चल पड़ा। तभी एक महिला पत्रकार ने अन्य रिपोर्टर्स को मारते हुए फोटो खींच ही लिया। यह उसके लिए परेशानी का विषय था। उसने अपने ड्राइवर को भेजा, पर तब तक वह अपने स्कूटर पर जा चुकी थी। आनंद ने अपने ड्राइवर से कहा कि वह पता करे कि किस अखबार से थी। वह समझदार सा बंदा पता कर ही लाया था कि वह जनता की पत्रकार थी। आनंद जनता के दफ्तर गया। वहां बताया गया कि इस समय वह घर पर थी। दफ्तर 2 घंटे बाद आती थी। आनंद वहीं से पता लेकर उसके घर पहुंचा और उसने देखा कि वह फैक्ट्री की हड़ताल की रिपोर्ट लिख रही थी। पास ही कुर्सी पर एक बीमार वृद्ध बैठा था। आनंद को परिचय देने की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन उसने पत्रकार से उसका नाम पूछा था। हालांकि अखबार के दफ्तर से उसे उसका नाम पता चल चुका था। उसने अपना नाम मालिनी बताया था। आनंद को मालिनी अन्य औरतों से फर्क लगी। वह उससे बातें करने लगा। इन बातों में कहीं भी गलत भावना नहीं थी। वह अपने मन में उसके लिए इज्जत महसूस कर रहा था। कहा तो यह सोचकर आया था कि 15 मिनट में बातों में फंसा लेगा, परंतु मालिनी का व्यक्तित्व, बेहद तेज दिमाग व अत्यधिक गौरवशाली रूप उसे झकझोर गए। मालिनी को देखने के बाद उसके जीवन में पहली बार उत्तेजना के स्थान पर शांति आई। वह मालिनी के वृद्ध पिता से भी बातें करने लगा। उन्होंने थोड़ी देर गौर से मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर अच्छी तरह नमस्ते ली।
तत्पश्चात सेठ जगनलाल जी यानी आनंद के पिताजी के हालचाल पूछे। वह उन्हीं की फैक्ट्री का रिटायर्ड सुपरवाइजर था। आनंद ने उनके सवालों का जवाब देकर अपने आने का कारण बताया। उन्होंने वायदा किया कि मालिनी फैक्ट्री के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। मालिनी के व्यवहार में भी कहीं कोई हल्कापन न था, वरन उसने घर आए मेहमान की भांति ही आनंद का स्वागत किया। वह भी एकदम ही मालिनी को काफी करीब महसूस कर रहा था। तभी उसने 5 मिनट के काम में 1 घंटा लगाया था। उसके बाद मालिनी भी दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगी। आनंद ने पहली बार इज्जत भाव के साथ किसी महिला को लिफ्ट देने को कहा, यद्यपि वह स्कूटर रखती थी, फिर भी मालिनी ने मना किया और आनंद से दोबारा न पूछा गया। लगभग 1 हफ्ते बाद वह कुछ पुराने अकाउंट्स देख रहा था। तब उसे पता लगा कि मालिनी के पिता के समय के उनके रिटायरमेंट के कुछ कागज भी थे। उनसे पता चला कि वह काफी इज्जत कमा कर गए थे। स्वाभाविक है कि मालिनी के स्वभाव में पिता की ही छाप थी। कुछ सोचकर उसने मालिनी से मिलना चाहा। उसे फोन पर कहा कि वह मिलना चाहता था। मिलने पर उसने कहा कि मालिनी उसकी फैक्ट्री की छवि साफ करे। सेठ जगनलाल बहुत सहृदय व ईमानदार व्यक्ति थे। वास्तव में उनके यहाँ के लेबर यूनियन लीडर ने दूसरी फैक्ट्री के मालिक से पैसे खाकर यह समस्या पैदा कर दी थी। इसी तरह किसी किसी कारण से दोनों मिलते जुलते रहे और आखिर में यह समझ भी गए कि अब जीवन इकट्ठे बिताएं तो अच्छा ही रहेगा। भविष्य के गर्त में छिपी अनंत परेशानियों से अनजान आनंद और मालिनी की शादी की तैयारियां प्रारंभ हो गईं।